दा हेलो 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 हेलो। चलो दोस्त मेरे, हम आज का जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें विद थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा थ्योरी का फास्ट रिवीजन भी करेंगे और हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। अरे तरीका, अरे मेरा नहीं है। हेलो 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 हेलो। हम लोग दोस्त मेरे थोड़ा सा थ्योरी का भी रिवीजन करने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। दोस्त अभी अभी जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और जब फेल होगा नहीं होगा नौकरी को कियाएगा, कहाँ अमर नहीं हुआ, ओ अमर नहीं हुआ। वो करने से क्या हो जाना है, जेकर होना है अगर हो जाना। 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, 0.75% को नौकरी होना है, उतने वैकेंसी है। पढ़ पाओगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक ना, इसलिए बाबू मेरे पढ़ लो। उल्टा पुल्टा थंबनेल लगा लगा के सब तरह परेशान कर देगा, वीडियो ये देखते देखते तो जीवन गुजर जाएगा। इसलिए पढ़ो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, ये बात एकदम याद रखना। तुम किसी को भी अगर लगता है कि बिना पढ़े कोई उपाय है कोकिया के, तो सब कुछ नहीं होना है। फिर ऐसे ही रह जाओगे। फिर वैकेंसी दे दिया है 10,000, तो पढ़ के कुबत है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। हम तो एक बात कहेंगे, अब या तो पढ़ो या तो छोड़ दो, दुगम से वो काम करो। क्या हुआ, यूं आके हाँ देखो, इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं गौर फरमाना। अभी जो हम तुमको पढ़ाने वाले हैं, थ्योरी भी पढ़ा देंगे हम तुमको, क्वेश्चन भी करवा देंगे। ध्यान से देखना। ऊर्जा स्रोत पर क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि ऊर्जा स्रोत जिनका परिमाण परिपथ के अन्य स्रोत पर निर्भर करता है उसे नियंत्रित स्रोत कहते हैं। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका परिमाण परिपथ के अन्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करता है उसे हम लोग नियंत्रित स्रोत के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इसका मतलब ये वोल्टेज स्रोत है। किधर गया ये वोल्टेज स्रोत, किधर गया, ये वोल्टेज नियंत्रित है और ये डीसी सप्लाई है। और ये दोनों जो है ये प्लस माइनस है, तो ये डीसी सप्लाई है। और ध्यान से देखना, अगर ये वो यहां भी है तो ये वोल्टेज स्रोत हो गया। यहां भी है तो ये वोल्टेज स्रोत हो गया। यहां आई है तो ये धारा स्रोत हो गया। यहां आई है तो ये धारा स्रोत हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर ये वोल्टेज स्रोत, ये वोल्टेज स्रोत, ये धारा स्रोत, ये धारा स्रोत, यहां अगर ए भी है, ए भी है यानी भी है, ए सब जगह कॉमन 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 है। अगर यहां पर ए भी है, ध्यान से देखो, ए भी है, इसका मतलब ये वोल्टेज नियंत्रित है। यहां पर ए आई है कर मतलब ये धारा नियंत्रित है। यहां पर ए आई है मतलब ये धारा नियंत्रित है, और यहां पर ए भी है, इसका मतलब ये वोल्टेज नियंत्रित है। और अगर प्लस माइनस है तो डीसी सप्लाई है, और अगर ये एरो है इसका मतलब ये एसी सप्लाई है। अब ध्यान से देखना, जो स्रोत होता है वो यहां होता है, जो नियंत्रित होता है वो यहां होता है। ध्यान से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको लिखना है, ये क्वेश्चन पिछला बार पूछा था कि धारा स्रोत वोल्टेज नियंत्रक, धारा स्रोत
वोल्टेज नियंत्रित। तो जब ये हमको धारा स्रोत कह देगा, अब मान लो ये डीसी सप्लाई है, तो धारा स्रोत कह दिया तो यहाँ आई हो गया। अब वोल्टेज नियंत्रित होगा तो ए यहाँ होबे करेगा, साथ में भी हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, भी हो जाएगा। यहां ध्यान से देखो, अगर धारा स्रोत है तो यहां धारा हो जाएगा, यहां ए फिक्स है, और अगर वोल्टेज नियंत्रित है तो भी हो जाएगा। वोल्टेज स्रोत होगा तो यहां भी हो जाएगा, और धारा नियंत्रित होगा तो यहां आई हो जाएगा। यहां पर जो हम लिखते हैं, जिसको ये नियंत्रित करता है वो लिखते हैं, नियंत्रित करता है वो लिखते हैं, और यहां पर जो लिखते हैं ये स्रोत जो होता है वो लिखते हैं। इसी को हम लोग, ये सिंबल है। इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, गौर फरमाइएगा। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका परिमाण परिपथ के अन्य स्रोत पर निर्भर करता है उसे नियंत्रित स्रोत कहते हैं। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका परिमाण अन्य स्रोत पर निर्भर करेगा। देखो ये भी है तो वोल्टेज स्रोत है, यहाँ भी है ये वोल्टेज स्रोत है, यहाँ आई है ये धारा स्रोत है, यहाँ आई है ये धारा स्रोत है। यहाँ पर अगर भी है तो वोल्टेज नियंत्रित है, यहाँ आई है धारा नियंत्रित है, यहाँ आई है धारा नियंत्रित, यहाँ भी है वोल्टेज नियंत्रित है। अब इसका क्वेश्चन देखो, तुमको जो पूछा था दोस्त मेरे, वो क्या पूछा था। देखो ये क्वेश्चन तुमको पूछा था, ये क्वेश्चन तुमको पूछा था, और पूछा था कि बताइए दिए गए आकृति में परिपथ को पहचानिए। तो आप गौर से देखिए यहाँ क्या है, यहाँ धारा नियंत्रित है या वोल्टेज नियंत्रित है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। करंट कंट्रोल होगा, ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है कि वोल्टेज नियंत्रित धारा स्रोत है, वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है, धारा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है, धारा नियंत्रित धारा स्रोत है। बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। धारा नियंत्रित धारा स्रोत है या ए की बी की सी, आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर। धारा नियंत्रित धारा स्रोत, देखो दोनों में करंटे है, वोल्टेज कहीं आई है नहीं, यहां भी धारा है यहां भी धारा है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ए की बी की सी की डी, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। धारा नियंत्रित धारा स्रोत हो जाएगा। अगला देखो, एक श्रेणी लैंप, प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट की रेटिंग 110 वोल्ट एसी सप्लाई पर चल रहा है। चलाने के लिए श्रेणी में संयोजित किए जाने वाले बल्ब की संख्या। देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा। अगर इनपुट सप्लाई हमारा मान लो 220 वोल्ट है, इनपुट सप्लाई, ये इनपुट सप्लाई हमारा है 220 वोल्ट। इनपुट सप्लाई हमारा कितना है दोस्त मेरे, 220 वोल्ट, और इनपुट सप्लाई कितना है 220 वोल्ट, और हमारे पास 4 वाट के मान लो बल्ब हैं, 4 वाट के मान लो बल्ब हैं। तो बल्बों की जो संख्या है, बल्बों की जो संख्या है वो 220 अब बटा हो जाएगा 4। 220 वोल्ट का हमारा इनपुट है और एक बल्ब है 4 वाट का, तो कहेगा कितने नंबर ऑफ बल्ब जलाए जा सकते हैं। आंसर बता दो कितना हो जाएगा, 4 पंच 20 और 2 और 0, 4 पंच 20 यानी 55 बल्ब जलाए जा सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर 220 वोल्ट का हमारा पावर सप्लाई है और 4-4 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो क्या करना होगा, 220 बटा 4 यानी 55 गो बल्ब जला सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहां से देख लो तुम, एक श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब की रेटिंग 2 वोल्ट है, बहुत बढ़िया बात। 110 वोल्ट एसी रेखा पर चलाने के लिए श्रेणी में संयोजित किए जाने वाले बल्ब की संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगा 110 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 पंच 10 और 2 पंच 10। देखो तो 55 गो बल्ब हो रहा है क्या, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखो, क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिए हैं दोस्त। अगला देख लो,
कहते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे किसका सिद्धांत है? इस सबको पता है, फैराडे का सिद्धांत होता है। फैराडे का जो नियम है, फैराडे ने दो नियम दिया, एक दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, एक दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, और एक दिया विद्युत अपघटन का सिद्धांत। एक दिया दोस्त मेरे विद्युत अपघटन का सिद्धांत जो है, एक विद्युत अपघटन का सिद्धांत भी दिया था किसने? फैराडे ने। ओम का नियम की अगर हम बात करें, ये वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है जब ताप नियत रहता है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है जब ताप नियत रहता है। और कूलॉम का नियम सबको पता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 आप बट्टा आर स्क्वायर, Q1 Q2 आप बट्टा आर स्क्वायर। और लेंज के नियम की अगर हम बात करें, लेंज के नियम की अगर हम बात करें, विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। दोस्तों एग्जाम का डेट तो जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन ना ये समझ लो मेरिट बनाने के लिए ना बहुत नंबर की आवश्यकता है। तो अगर थोड़ा सा मेहनत करके, जो गेहूं काटने में समय दोगे वो भी समय दो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लो ताकि गेहूं फिर से तुमको अब काटना ना पड़े। हम ये नहीं कहते गेहूं काटना गलत बात है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लो। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक हम लोग किलो वाट, वैसे SI मात्रक वाट होता है। ये सब तुम्हारा पूछा हुआ है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, लेकिन वाट दिया हुआ नहीं है, तो किलो वाट इज द राइट आंसर। अगला, प्रतिरोधों का समूहन। अब देखो यहां पर हम थ्योरी कुछ कुछ आपको पढ़ा देते हैं। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम समूहन, जैसा कि आपको पता होगा प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है समानांतर क्रम समूहन। एक श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा समानांतर क्रम समूहन। कोई है? एक श्रेणी क्रम समूहन और एक समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम, जो लोग चाहते हैं ना कि जल्दी एग्जाम का डेट निकले, वो बेवकूफ है। एक के बात जान लो, तो नहीं दिख रहा है रे 80 नंबर 85 नंबर कट ऑफ जा रहा है, पगला उगला है कि रे, पढ़ाई पे ध्यान दो न रे पगला। कहते हैं समानांतर क्रम समूहन की अगर हम बात करें, समानांतर क्रम समूहन की अगर हम बात करें, समानांतर क्रम समूहन में ये R1 है, ये R2 है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/R टोटल बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर R टोटल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर R टोटल का फॉर्मूला होता है आपका R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। यहाँ R टोटल का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यहाँ 1/R टोटल। इस सर एग्जाम की डेट आ जाएगी तो घर वाले फ्री कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। घर वाले, हम लोग के बाबूजी जब कहते थे ना, जरा सा कोई कह देता था ना कि नहीं पढ़ो, तो हम पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्ती तुम समझ लो, तुम्हारे लिए वरदान है कि एग्जाम का डेट बढ़ गया। मेहनत कर लो, इसमें भी जो मेहनत कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। अब देखो, इसमें जो होता है प्रतिरोध का मान महत्तम से महत्तम होता है, इसमें प्रतिरोध का मान महत्तम से महत्तम होता है। चूंकि 2 प्लस 3, अगर मान लो इसका प्रतिरोध हम 2 ओम मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध अगर 2 ओम मान लेते हैं, इसका 3 मान लेते हैं, तो ये 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5 ओम। इसमें अगर मान लो इसका प्रतिरोध हम 2 ओम मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध 3 ओम मान लेते हैं, तो ये 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्त मेरे 1.2 ओम। यहाँ से अगर निकालोगे R टोटल का मान ना 1.2 ओम हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध महत्तम हो जाएगा। देखो 2 और 3, महत्तम 3 है, महत्तम से महत्तम हो जाएगा। इसका प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम होगा। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कहा जाता है कि इसमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे से, पहला का पहला सिरा दूसरे के दूसरे से, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ध्यान से पढ़ लो रे दोस्त, न तो वो बोले ना वीडियो पे कमेंट्स जो है अलग अलग जगहों पर जाके करते रह जाओगे, जगह नौकरी लेना वो लेके चल जाएगा। ये सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है। जितना भी अगर श्रेणी की बात करोगे, इसमें धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। इसी से रिलेटेड आज सारा क्वेश्चन है। समानांतर की बात करोगे, इसमें वोल्टेज समान होता है और धारा अलग होता है। ये तुमको पिछले बार क्वेश्चन पूछा था।
श्रेणी में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग होता है। फादर नेम चेंज है तो उसको ठीक करवाइए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर फादर नेम चेंज है तो उसको ठीक करवाइए। थोड़ा पिछला बार क्वेश्चन पूछा था समानांतर में वोल्टेज समान। घर का जो वायरिंग होता है इस सब समानांतर में होता है। वोल्ट मीटर जो लगता है, वोल्ट मीटर जो लगता है ये भी समानांतर में लगता है। स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, ये सब श्रेणी क्रम में लगता है। स्विच, फ्यूज, एमसीबी सब श्रेणी क्रम में लगता है। स्विच, फ्यूज, एमसीबी सब किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। स्विच, फ्यूज, एमसीबी सब किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछता है, कहता है प्रतिरोधों को दो तरीके से समूहित किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम कहते हैं इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। कहता है इसमें धारा समान, वोल्टेज अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम का उदाहरण है स्विच, एमसीबी, फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है, चूंकि R1 प्लस R2 होता है तो 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है? 5 होता है। फिर अगर समानांतर क्रम में बात करें, समानांतर क्रम में बात करें, इस समूह में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। गौर से देखो, सभी प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, सभी प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा। सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। आप कहता है इसमें वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है। समानांतर क्रम संयोजन में घर की वायरिंग जो होती है समानांतर क्रम में होती है। पूछता है समानांतर में वोल्टेज समान होता है, इसमें तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है, इसमें वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है। अगला ये देख लो, ये सब औजार है जो हम लोग यूज करते हैं। बढ़िया से देख लो, इस सब का प्रयोग किया जाता है। कौन सा औजार किसका बना होता है? बढ़िया देख लो, प्लायर यानी पिलास। प्लायर यानी क्या? ए लड़का, कहता है प्लायर कार्बन या पिलास, जानते हो ना पिलास? ये पिलास जो बना होता है किसका बना होता है? कार्बन या कास्ट स्टील का ड्रॉप फॉर्जिंग के द्वारा बनता है। हैमर मतलब हो गया हथौड़ा, ढलवा इस्पात या हाई कार्बन स्टील का बनता है। छेनी मतलब हो गया चीजल, हाई कार्बन स्टील का बनता है। हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बनता है। हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अरे कोई है? कहते हैं दोस्त मेरे, स्क्राइबर जानते होगा? स्क्राइबर जो होता है वो इस टाइप का होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इससे हम लोग चिन्ह लगाते हैं। पंच कठोर स्टील का बना होता है, डिवाइडर माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का, ट्राई स्क्वायर स्टील का बना होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। पोकर किसका बना होता है? पोकर लकड़ी का, लकड़ी पोकर का प्रयोग किया जाता है लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए करते हैं। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान होता है और इसका काम है बेवल जब ये लग गया कोण नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब देख लो रेती में पहला है सिंगल कट फाइल। ये पूछा था पिछले बार, सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल। HRC बोले तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। देखो एक होता है सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल में ऐसा होता है। इसी में अगर डबल कट फाइल की बात करोगे आप, डबल कट फाइल की बात करोगे तो ये ऐसे तो होबे करेगा। इसमें दोस्त मेरे ऐसे भी लगा देंगे, ये डबल कट फाइल हो जाएगा। सिंगल कट फाइल ऐसे होता है, सिंगल कट। पिछले बार डबल कट पूछा था। डबल कट फाइल मतलब हो गया रेती समझते हो जो घिसने वाला रेती होता है, तथा सिंगल कट फाइल। इस रेती का प्रयोग औजारों की धार बनाने के तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए क्या था? आपको पूछता है औजार से एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको देख लो। ये सिंगल कट फाइल है। उसके बाद डबल कट फाइल हो गया। डबल कट फाइल पिछला बार पूछा था, ये इसका सिंबल दे दिया था, बोला था ये कौन फाइल है, और आंसर में था डबल कट फाइल। तो कहते हैं इस रेती का प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है। देखो सिंगल कट फाइल का उपयोग धार करने के लिए,
सिंगल कट फाइल जो होता है, सिंगल कट का उपयोग धार करने के लिए और डबल कट का प्रयोग जो होता है, डबल कट का प्रयोग जो होता है वो क्या चीज के लिए करते हैं? रफ कार्यों के लिए, रफली हटाने के लिए, रफ कार्य के लिए करते हैं। रैफ फाइल का उपयोग लकड़ी पर करते हैं। रैफ फाइल का उपयोग कहां करते हैं दोस्त मेरे? लकड़ी पर करते हैं। रैफ फाइल यही है, ये भी पूछा था। रैफ फाइल ऐसे उखड़ा उखड़ा रहता है, उभरा उभरा भी हम आ रहा है तो दिखा देंगे। रेतने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर लकड़ी, रबर या घोड़े के खूर को मुलायम करने तथा चमड़ा एवं नरम धातुओं आदि को रेतने के लिए किया जाता है। उसके बाद है वृत्ताकार कट फाइल। ये पूछता है वृत्ताकार कट फाइल की अगर हम बात करें तो इस रेती का प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए, मुलायम धातु को रेतने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। स्पाइरल कट देख लो, ये देखने से ही स्पाइरल लग रहा है, ये देखने से ही स्पाइरल लग रहा है, तो इसका प्रयोग, इस रेती का प्रयोग धातु को रेतने के लिए किया जाता है। धातु को रेतने के लिए क्या आता है। उसके बाद है तुम्हारा पेचकस। पेचकस तो सबको पता है, पेंच को कसने के लिए हम लोग पेचकस का उपयोग करते हैं। पेचकस, स्क्रू ड्राइवर जिसको आप कहते हैं। उसके बाद दोस्त मेरे पेचकस की अगर बात करें, पेचकस का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने और खोलने के लिए किया जाता है। पोकर, पोकर की अगर हम बात करें, इसे सुम्बी या बॉडल भी कहते हैं। पोकर को सुम्बी या बॉडल के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग लकड़ी में की फिटिंग में पेंच को कसने, पूर्व पेंच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए भी क्या आता है, छोटा छोटा खांचा, पेंच को कसने से पहले थोड़ा सा एक छेद करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर कहता है दोस्त मेरे रोल प्लग टूल। ये है रोल प्लग टूल। इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं या पत्थर की दीवार में छेद करने के काम आता है। इसका भी क्वेश्चन भी करवाएंगे। वायरिंग करते समय इसके द्वारा दीवार में छेद करके पीवीसी और स्लीव लगाकर पेंच कसे जाते हैं। इससे होल्डर माइल्ड स्टील के बिट कार्बन स्टील का बना होता है। फिर फेज टेस्टर नाम है इसका दोस्त मेरे, फेज टेस्टर, जो फेज को टेस्ट करने के लिए। आइए एक बार देख लोगे ना तो क्वेश्चन आएगा तो अपने बना दोगे। इसके हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर, यहां पर एक कार्बन रजिस्टर लगा तथा एक नियॉन लैंप सेंक और हैंडल के ऊपर धात्विक कैप के बीच संयोजित होता है। इसमें जब जाओगे आप तो इसको हम लोग फेज टेस्टर कहते हैं। इसमें एक नियॉन लैंप, जिसको आप गांव घर में टेस्टर कहते हो। लाओ, इसकी ये जो हम लोग टेस्टर यूज करते हैं ना, टेस्टर जो हम लोग लगाते हैं, उस टेस्टर में हम लोग ये नियॉन लैंप रहता है जो गुलाबी रंग देता है और यहाँ पर वो रजिस्टर होता है। इसी को हम लोग फेज टेस्टर के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति की पहचान के लिए करते हैं और 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए इसको बनाया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन नाइफ इंसुलेटर। इसका उपयोग तार को काटने के लिए करते हैं। नाइफ का मतलब ये होता है चाकू। यह इंसुलेशन चाकू तार पर इंसुलेशन हटाने के लिए क्या था, मतलब तार को पर जो इंसुलेटर होता है उसको हटा के कंडक्टर को निकालने के लिए किया जाता है। फिर कहता है टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप की अगर हम बात करें, टेस्ट लैंप का प्रयोग एसी परिपथ में सर्किट की जांच के लिए करते हैं। इसमें एक होल्डर होता है जिसमें 2 फ्लूटेड तार लगे होते हैं तथा होल्डर में एक 60 वाट का बल्ब लगा होता है। फिर आ जाओ स्क्राइबर। स्क्राइबर की अगर हम बात करें, ये स्क्राइबर होता है, इससे हम लोग चिन्हन करते हैं। विद्युतकी में मुख्यतः प्लेन व डबल एंडेड स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ये सिंगल एंडेड है और ये डबल एंडेड है। इसका प्रयोग कर्तन कार्य के पूर्व तलों पर मार्किंग किया जाता है। जिन स्थानों पर पेंसिल्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहां पर ये स्क्राइबर से ही हम लोग मार्किंग करते हैं। स्क्राइबर इस टाइप का हथियार होता है। अभी तो सारा उल्टा पुल्टा करके मिला दिया है। थोड़ा का अगला है तुम्हारा पंच। ये है पंच। पंच का काम क्या है दोस्त मेरे? पंच इस टाइप का होता है और इससे हम लोग छेद करने का या मार्किंग करने का काम करते हैं हथौड़ाबाजी करके। बताओ, पंच की अगर हम बात करें, इसका प्रयोग छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। खाली एक बार ओवरऑल देख लोगे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसका पूछता है। सेंटर पंच, प्रिक पंच का उपयोग विद्युत संबंधी कार्यों में किया जाता है, पंचिंग करने के लिए, निशान बनाने के लिए। डिवाइडर की अगर हम बात करें, डिवाइडर देखा होगा जो तुम्हारे पास भी होगा, प्रकाल बॉक्स में जो डिवाइडर होता है,
कहता है यह कंपास के समान 2 टांगों वाला मार्किंग औजार है। ये 2 टांगों वाला मार्किंग औजार है। इसका प्रयोग स्टील रूल की माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील रूल मतलब हो गया पत्ती, तब उल्टा देखें वही वाला बॉक्स लो इधर। देखो ये पंच है, इससे हम लोग मार्किंग वगैरह करते हैं। और ये आपका डिवाइडर हो गया, ये आपका डिवाइडर हो गया। इससे हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूल, स्टील रूल है क्या उसमें, इसी में ये स्क्राइबर है। इससे हम लोग चिन्ह लगाते हैं, कहीं पर भी ऐसे करके चिन्ह लगाने का काम हम लोग स्क्राइबर से कहते हैं। ये 12 से 15 डिग्री होता है। और ये स्टील रूल है, ये स्टील रूल है। देखो यहां से हम लोग, ये डिवाइडर है, इससे हम लोग ऐसे नाप ले लेते हैं, ये ऐसे नाप ले लेते हैं। नाप को ऐसे ट्रांसफर करने का काम इसके, ये स्टील रूल है। और ये आपका डिवाइडर है। इसमें आओगे दोस्त मेरे, ये आपका ये स्क्राइबर है, इससे हम लोग चिन्ह लगाते हैं। ये डबल एंडेड स्क्राइबर है। इसमें जाओगे, ये सिंगल एंडेड स्क्राइबर है। एक ही एंड पर स्क्राइबर मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है दोस्त मेरे ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो होता है, ट्राई स्क्वायर की अगर हम बात करें, ट्राई स्क्वायर इस टाइप का होता है 90 डिग्री पर। क्वेश्चन पूछता है ट्राई स्क्वायर कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। कहते हैं इसमें 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्टील ब्लेड होता है। इसे गुनिया भी कहते हैं। ट्राई स्क्वायर देखिए ना, ट्राई इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में क्या चेक करने के लिए, समकोण को की जांच के लिए क्या आता है। ये ऐसे समकोण होता है, इसकी जांच के लिए किया जाता है। समकोण की जांच के लिए, कि फिटर नहीं है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये स्टील रूल है, भागने से नहीं काम चलेगा, फेल करोगे तो फिर हमरा नहीं कहना। ये स्टील रूल है। स्टील रूल की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई 15, 30, 40 सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा कम से कम मापी जा सकने वाली लंबाई 0.5 mm होती है। पूछता है, इसको हाईलाइट कर लेना। 1/32 इंच होती है। इसका उपयोग तार, औजार, जॉब, बोल्ट्स आदि सर्किट बोर्ड प्रयुक्त अवयवों की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। ये तो सबसे ज्यादा पूछता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड वायर गेज ये है। स्टैंडर्ड वायर गेज से हम लोग वायर का व्यास नापते हैं और चादर की मोटाई भी नापते हैं। इस पर 1 से लेकर 36, 0 से लेकर 36 तक माप होता है। कुल 37 माप होता है। और इसी के द्वारा हम लोग दोस्त मेरे, थिकनेस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। मतलब जहां पर नंबर कम होगा वहां पर साइज ज्यादा होगा, जहां पर नंबर ज्यादा होगा वहां पर साइज कम होता है। इसके चारों ओर सुपर इनामेल तारों के केबल का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कट्स होते हैं। ये देख लो, चारों ओर कट्स होते हैं जिस पर नंबर 0 से 36 लिखे होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसमें तार डालकर उसकी गेज प्राप्त करते हैं। जिस स्लॉट में तार ठीक से फिट हो जाता है वही उसका गेज नंबर होता है। धातु की चादरों की मोटाई भी इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा स्टैंडर्ड वायर गेज है। स्टैंडर्ड वायर गेज में नंबर जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, नंबर जितना कम होगा साइज उतना ज्यादा होगा। अगला बताओ, मापक टेप। टेप तो जानता होगा, टेप जो घर पे भी हम लोग यूज करते हैं लंबाई नापने के लिए। मापक टेप द्वारा किसी भी जॉब अथवा वस्तु की अधिकतम लंबाई मापी जा सकती है। विभिन्न लंबाई में यह उपलब्ध होता है। टेप जानते होगा ना, टेप टेप टेप। अब देखो, अलग अलग प्रकार का पिलास सामान्यतः विद्युत मैकेनिक 150 सेंटीमीटर लंबा में यूज करता है। उसके बाद है दोस्त मेरे रेती प्लायर, जिसको आप विकर्ण प्लायर भी कहते हैं, डायगोनल प्लायर भी कहते हैं। विकर्ण प्लायर जो होता है, देखिए ये विकर्ण प्लायर है। इसका उपयोग कम व्यास वाले तारों को, केबलों को काटने के लिए किया जाता है, जो टर्मिनल के पास होता है। किसी भी टर्मिनल के पास होता है उस पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर कहता है फ्लैट नोज प्लायर। ये फ्लैट नोज प्लायर है। इसका प्रयोग तारों और धातु के छोटे छोटे टुकड़ों बनाने अथवा उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए करते हैं। उसके बाद है राउंड नोज प्लायर।
ये नोज प्लायर है, ये लंबी गहराई में वस्तु को जाकर तब पकड़ने का काम करता है। तारों के लूपों आकार बनाने, हल्की मेटल स्ट्रिप गोलाई में बनाने के लिए करते हैं। मेटल स्ट्रिप यानी तार को ऐसे मोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। अंतिम एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर की अगर बात करें, इन प्लायर का प्रयोग कम व्यास युक्त तार, कीलों को काटने, पिन कीलियों को काटने के लिए, लकड़ी में से निकालने के लिए करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर नाम है इसका, लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर में नोज जो होता है ना ये पिलास का, वो थोड़ा सा लंबा होता है। ये जो नोज होता है ये पिलास का थोड़ा सा लंबा होता है। अगर नोज जो आप देखते हो पिलास का, ये थोड़ा सा क्या होता है, लंबा होता है। ये चैप्टर आप पढ़े नहीं हो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक बार देख लो। ओवरऑल एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, डबल कट प्लायर क्या होता है। डबल कट दांतें कटी हुई थी और उसको पूछा था ये सिंगल कट है कि डबल कट। इसका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों के में सीमित परिक्षेत्रों को पकड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन सेट प्लायर, कॉम्बिनेशन सन प्लायर है जो हम लोग नॉर्मली अपने जीवन में यूज करते हैं। इसकी चपटी जकड़ का प्रयोग तारों और केबलों को विभिन्न भागों में जकड़ने, पकड़ने और ऐंठने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग दोस्त मेरे चलते हैं क्रॉस पेन हथौड़ा। हथौड़ा की अगर बात करोगे, इसको कहते हैं क्रॉस पेन हथौड़ा। अलग अलग प्रकार का हथौड़ा हम लोग यूज करते हैं। पहला है हैंड हैमर। हैंड हैमर में पहला है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर की अगर बात करोगे, ये बॉल पेन हैमर होता है। इसका ऊपर वाला भाग जो होता है ये बॉल के आकार का होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने, चिपिंग करने, हल्की चोट मारने, विशेष प्रकार के रिवेटिंग करने, रिवेट मतलब रिपीट ठोकने के लिए हम लोग किया करते हैं इसका उपयोग। उसके बाद है क्रॉस पेन हैमर। इसका अधिकतर प्रयोग जॉब में नालियां बनाने, सीट में जॉब मोड़ने इत्यादि में हम लोग इसका क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। देख लो ये वाला साइज इसका पतला होता है। कहीं पर भी ग्रूव या खांचा बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर है तुम्हारा स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर देखो ये एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा होता है। इस हैमर का प्रयोग धातु को पीट कर फैलाने के लिए किया जाता है। डबल फेस हैमर, इसका उपयोग रिवेटिंग में बड़े रिवेट को कप टूल के ऊपर चोट मारने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसको कहते हैं डबल फेस हैमर। अगला कहता है क्लॉ हैमर। क्लॉ देख लो यहाँ कांटी वगैरह को, नेल कांटी को इंग्लिश में कहते हैं नेल, कांटी वगैरह उखाड़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कहते हैं इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी के कील निकालने के लिए किया जाता है। इसका एहसास अभी तो नहीं होगा दोस्त, जब 1 नंबर कम रहेगा ना ट्रेड में, फेल कर जाओगे तब पता चलेगा। सॉफ्ट हैमर, अगला है दोस्त मेरे कच्चे चमड़े का हथौड़ा। ये देखो ये हथौड़े की अगर बात करोगे इस टाइप का होता है, इसमें कच्चा चमड़ा लगा हुआ होता है। ये स्टील का नहीं होता, इसमें कच्चा चमड़ा लगा होता है। रॉ हाइड हैमर कहते हैं इसको। इसका उपयोग धातुओं पर ऐसे चोट करने के लिए किया जाता है जो सतहों में कम हानि पहुंचाता हो। उसके बाद मेलेट। मेलेट ये लकड़ी रबर का हथौड़ा होता है जो तैयार वर्कपीस पर चलाने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं। कहते हैं इनका प्रयोग धातु चादर को सीधा करने के लिए पतला पतला चादर पर करते हैं। नाइलॉन हथौड़ा, इसका प्रयोग अच्छे टूल रूम, एरोनॉटिक शॉप इत्यादि में करते हैं। प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर में ये वाला जो पार्ट होता है ये प्लास्टिक का होता है। हल्की चोट मारने के लिए हथौड़ा का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग प्लास्टिक हैमर के नाम से जानते हैं। नाइलॉन हैमर, इस हथौड़े का उपयोग असेंबली में चोट मारने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अधिक भारी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। नाइलॉन क्या, रॉ हाइड हैमर हो गया या प्लास्टिक हैमर हो गया, ये हल्के कार्यों के लिए उपयोग होता है। घन हथौड़ा हो गया जो बड़का, जो लोहार सब जो यूज करता है बड़का वाला हथौड़ा, उसको घन हथौड़ा कहते हैं। वो अधिक भार के लिए प्रयोग किया जाता है। यह थोड़ा भारी कार्यों के लिए लोहार के द्वारा, अधिकतर लोहारगिरी शॉप में इसका प्रयोग करते हैं। भारी चोट मारने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर कहता है हथौड़े के आकार निर्धारित किए जाते हैं। बताओ हथौड़ा का आकार हथौड़े के भार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हथौड़ा का जो आकार होता है वो हथौड़े के भार के द्वारा निर्धारित की जाती है। अलग अलग हथौड़े का भार अलग अलग होता है। स्क्राइबर, ये स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर बना होता है, ये आपका स्क्राइबर। अरे ये जो स्क्राइबर बना होता है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्त मेरे? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगला, एक तार के व्यास को डैश का प्रयोग करके माप सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा माप सकते हैं। एक तार के व्यास को किससे नाप सकते हैं दोस्त मेरे? स्टैंडर्ड वायर गेज पर। स्टैंडर्ड वायर गेज पर नंबर जितना ज्यादा होगा उसका आकार उतना कम होगा, नंबर जितना कम होगा उसका आकार उतना ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर? डायगोनल प्लायर का उपयोग करते हैं। एलपी में पिछले बार पूछा था, कठोर तार को काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? डायगोनल प्लायर का उपयोग करते हैं। आइए देख लो, सीमित परिक्षेत्र में वस्तुओं को पकड़ने के लिए हम लोग नोज प्लायर का, जहां पर जगह कम होता है वहां पर इस प्लायर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो इसका नोज है वो बहुत पतला होता है। नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। सुपर इनामेल्ड तार को कौन सा गेज द्वारा नापते हैं? तार गेज यानी स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा नापते हैं। इनामेल्ड मतलब होता है मुलायम। इनामेल्ड का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? मुलायम होता है। इलेक्ट्रीशियन के औजार है, उसी को आज हम लोग उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैलेट का। चादर को यानी पतला चादर को अगर सीधा करना है उसके लिए मैलेट यानी मुलायम हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। अगला है बेंच वाइस। बेंच वाइस की अगर हम बात करें, ये बेंच वाइस है, ये वर्कपीस को पकड़ता है। इसका साइज इसके जबड़ों के थिकनेस से दिया जाता है, का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से। हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई नापी जाती है, ये हेक्सा ब्लेड है, इसकी जो लंबाई नापी जाती है, नहीं दोनों पिन होल के छेद से नापा जाता है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, ये देख लो, ये एगो पिन होल यहाँ हेक्सा ब्लेड में पूछेगा कौन सा नट लगता है? ये विंग नट लगता है। इसको विंग मतलब पंख वाला नट कहते हैं, जिसको हाथे से खोल और लगा सकते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई एक पिन होल से दूसरे पिन होल के बीच की दूरी से मापा जाता है। ये चैप्टर दोस्त मेरे है तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन का औजार। एकदम हल्का क्वेश्चन एगो इससे पूछता है। छेनी का निर्माण किस धातु से होता है? छेनी जानते हो ना, हाई कार्बन स्टील से होता है। स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड होता है जो आप इसमें देखते हो, क्या बोलते हैं उसको, ये स्क्वायर थ्रेड है। ये स्क्रू जैक वगैरह में हम लोग स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। स्क्रू जैक वगैरह में हम लोग स्क्वायर थ्रेड यानी भारी वर्क पीस जैसे ट्रक वगैरह को उठाना है, वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर, ये ट्राई स्क्वायर है, ये 90 डिग्री पर चीजों को नापता है। ट्राई स्क्वायर की अगर बात करोगे तो ये 90 डिग्री पर चीजों को नापता है, 90 डिग्री के समकोण पर चीजों को नापता है। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग, ब्लेड की गति से स्वतंत्र अनुमति देना है। हेक्सा ब्लेड पर जो ये दांत का सेटिंग होता है, ब्लेड के को स्वतंत्र अनुमति देता है कि आप किधर भी काट सकते हो। गुस्सा में इसलिए है ना, चला सारा इंस्ट्रूमेंट हम ला के रखे थे, सबको गड़बड़ा दिया। विटवर्थ थ्रेड में शामिल होता है 55 डिग्री, एसीएमई होता है 29 डिग्री। वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm। वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm होता है। माइक्रोमीटर का वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर माइक्रोमीटर है ना, वर्नियर हटा दो, यहाँ माइक्रोमीटर थोड़ा पूछेगा। दुएगो का अल्पतमांक तुमको पूछता है। एगो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm, एगो कैलिपर का अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जो होता है 0.02 mm होता है, 0.02 mm होता है। उसके बाद आ जाओ, क्रेन हुक बनाने के लिए हम लोग रॉट आयरन पिटवा लोहा का उपयोग करते हैं। सबसे अशुद्ध लोहा होता है जल्दी मेरे सामने से हट तू, तो इतना देर से मिलवे नहीं किया। क्रेन हुक बनाने के लिए हम लोग रॉट आयरन का उपयोग करते हैं, पिटवा लोहा का। और ढलवा लोहा जो होता है वो अशुद्ध लोहा होता है। कहता है वुड वर्किंग सॉ, सॉ मतलब हो गया जो इसका जरूरत नहीं है, रेफलर रेती तुमको नहीं पूछेगा। बाकी अगला, फॉर चिपिंग ऑफ कास्ट आयरन कटिंग एंगल इज कितना? 60 डिग्री होता है। कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए, उसको छीलने के लिए कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है।
बेंच वाइस का जबड़ा डैश से बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। जितना भी बेंच वाइस है उसका जबड़ा कास्ट आयरन का बना होता है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड 47.5 डिग्री होता है, एसीएमई थ्रेड 29 डिग्री होता है। अब चलो हम लोग एक रफ देखें, हम इसको एक बार इसका क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, बढ़िया से देखना। कहते हैं स्टील रूल डैश धातु की बनी होती है, जल्दी बताओ। स्टील रूल बताओ किसका बना होता है। स्टील रूल मतलब हो गया ये स्टील रूल हो गया तुम्हारा, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। गुस्सा में इसलिए दोस्त, सब सामान हम ला के रखे थे, सबको ले जाके यहां से रख दिया। अभी हमको पढ़ाना था, कितना बढ़िया से पढ़ा देते। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगला बता, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कितना डिग्री पर नापने के लिए करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताओ ना, तुम लोग को भी पीट देंगे। ट्राई स्क्वायर उसमें नहीं है। सब उल्टा पुल्टा करके रख देता है। ये देखो, ये चला रॉ हाइड हैमर है, प्लास्टिक हैमर जिसको आप कहते हो। देखो यहाँ पर प्लास्टिक का ये लगा हुआ होता है, ये तुम्हारा पिलास हो गया। और ये मेलेट है जो मुलायम होता है, लकड़ी का या रबर का बना होता है। और इसमें आओगे, ये क्लॉ हैमर है। देखो इसमें क्लॉ बना हुआ है, यहाँ पर ये क्लॉ हैमर है हमारा, इसमें क्लॉ बना हुआ है। सब सोचा कि अब वैकेंसी, अब एग्जाम तो हो ही गया है, समेट के रख देते हैं। ये स्ट्रेट पेन हैमर है जिससे हम लोग नालियां बनाते हैं। ये तुम्हारा पिलास हो गया जिससे आप तार को मोड़ते या काटते हैं। आंसर बता दो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। 90 डिग्री हो जाएगा। ट्राई स्क्वायर ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, और ये 90 डिग्री पर होता है। अगला बताओ, रेतियां किस धातु की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। जितना भी कटिंग टूल है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। रेती की अगर हम बात करें, अगला बताओ, अगला का आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। ये पूछा था तुमको पिछला बार। ये रेती है दोस्त मेरे, ये जो है ये आपका रेती है। तुमको पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन तुमको पिछला बार पूछा था। बताओ आंसर क्या होगा। चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों में उपयोगी औजार कौन सा है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों में औजार कौन सा है। इसको हम लोग क्रिम्पिंग टूल के नाम से जानते हैं। क्रिम्पिंग टूल के नाम से जानते हैं। कहता पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए, देखो डाई जो होता है ये बाहर से चूड़ी काटता है, बाहर से चूड़ी काटता है। और टेप जो होता है ये अंदर की चूड़ी काटता है। याद ना रहे तो याद रखना, डी पहले होता है, टी बाद में होता है। तो डाई बाहर से काटता है, टेप अंदर से चूड़ी काटता है। डाई और टेप की अगर हम बात करें, इस टाइप का होता है। ये तुम्हारा जो है दोस्त मेरे, ये डाई है, ये अंदर से चूड़ी काटेगा। और टेप होगा तो बाहर से चूड़ी काटेगा। टेप सब इधर से उधर कर दिया है चुट्टा से। आंसर बता दो, अंदर से चूड़ी काटना है, अंदर से चूड़ी काटना है, टेप हो जाएगा। टेप इज द राइट आंसर। अगला बताओ, ऑटोमेटिक बिजली का प्रेस में थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार, थर्मोस्टेट हो जाएगा तापमान। ये हमेशा ध्यान रखना, थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट किसको नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। पंखा का स्पीड को कंट्रोल करना है तो वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा। सुपर इनामेल तार को किसके द्वारा नापते हैं, तार गेज के द्वारा या स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा नापते हैं, SWG के द्वारा नापते हैं। पूछता है क्वेश्चन, खूब पूछा है। बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है वाइस की जबड़ों की चौड़ाई से। बेंच वाइस का आकार जो होता है जबड़ों की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है।
ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। केवल जॉब को ठंडा करने के लिए, कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए, चिप्स को ठंडा, कटिंग टूल को और जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। दोनों को ठंडा करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग का मतलब होता है जो पहली बार छेद करते हैं। बोरिंग का मतलब होता है जो छेद को बड़ा करते हैं। रिमिंग का मतलब होता है छेद को बड़ा भी करते हैं और साफ भी करते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से पूछेगा। हेक्सा ब्लेड में कहेगा कौन सा नट लगा होता है, कहेंगे विंग नट लगा होता है। हेक्सा ब्लेड में कौन सा नट लगा होता है दोस्त मेरे, विंग नट लगा होता है। डेली हम थ्योरी पढ़ाएंगे तब आपको क्वेश्चन करवाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, रफ करवाएंगे, एकदम रफली करवा देंगे। चीजल का निर्माण में प्रयुक्त होता है चीजल। चीजल जानते हो ना, चीजल बोले तो चीजल के निर्माण में बताओ किसका प्रयोग होता है। अभी तुरंत बताए थे हाई कार्बन स्टील का प्रयोग होता है। जितना कटिंग टूल है ना, जितना कटिंग टूल है ये सब हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है ट्राई स्क्वायर का विवरण दिया जाता है इसके ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से, इसके ब्लेड के समापन सिरे के स्टॉक और आंतरिक किनारे तक की लंबाई से। क्या होगा आंसर, यही आंसर होता है। ये ब्लेड और स्टॉक है। ये आपका बड़ा वाला को कहते हैं ब्लेड और छोटा वाला को कहते हैं स्टॉक। बड़ा वाला को कहते हैं ब्लेड और छोटा वाला को कहते हैं स्टॉक। तो आंसर हो जाएगा इसके ब्लेड के समापन और स्टॉक के आंतरिक किनारों तक की लंबाई, यानी यहां से लेकर यहां ये पूरा लंबाई को हम लोग इसकी लंबाई का विवरण देते हैं। बताओ रेती की लंबाई नापी जाती है। ये जो रेती हम लोग यूज करते हैं, अभी यहां रखे थे क्या हुआ, ये जो रेती हम लोग यूज करते हैं बताओ किससे। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। यहां से इंड से लेकर, ये जो इंड है यहां से लेकर टैंक तक, इंड से लेकर हील तक, यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये है टैंक। ये रेती का ये वाला भाग टैंक कहलाता है और ये वाला भाग जो होता है आपका हील कहलाता है, ये आपका इंड कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई नापते हैं। ये टैंक जो होता है इसको छोड़ देते हैं, ये मुठिया में रहता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। छोर से लेकर हिल तक। अगला कहता है लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करने के लिए हम लोग रैफ कट फाइल का प्रयोग करते हैं। याद रखना, लकड़ी के टुकड़े को रेती करने के लिए हम लोग रैफ कट फाइल का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन तुमको पिछले बार पूछा था। चित्र में किस प्रकार की रेती दी गई है, ये क्वेश्चन दोस्त मेरे तुमको पूछा था। बता दो आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन तुमको पिछले बार पूछा था, आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ये डबल कट है, सिंगल कट है। डबल कट फाइल है। रैफ कट फाइल में उभरा उभरा रहता है, कर्व कट फाइल में ऐसा कर्व रहता है, ऐसा कर्व रहता है। कर्व कट फाइल की अगर बात करोगे तो ऐसा कर्व रहता है, और सिंगल कट फाइल की बात करोगे ये ऐसा रहता है। डबल कट फाइल की बात करोगे तो डबल कट रहता है, ऐसा 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 ऐसा, ये डबल कट हो गया। रैफ कट फाइल की अगर बात करोगे ये उभरा उभरा रहता है, इसको हम लोग रैफ कट फाइल कहते हैं। यही ये क्वेश्चन तुम्हारा एलपीसीबीटी 2 में पिछले बार पूछा था। अगला कहता है हेक्सा ब्लेड के दो आसन्न दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ब्लेड का पिच कहते हैं। ये जो दो ब्लेड के दो दांतों के बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे, पिच कहते हैं। दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। बताओ चित्र में दिखाए गए औजार का नाम क्या है। बताओ ये जो चित्र में औजार दिखाया गया है, ये मेरे हाथ में भी है। बताओ इस औजार को क्या कहते हैं, जल्दी बता। चित्र में जो दिखाया गया औजार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द आंसर। इसको कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जानते हैं। डी नंबर इज द राइट आंसर। हथौड़े को पकड़ने का सही तरीका क्या है। ये अगर आप हथौड़ा को पकड़ते हैं दोस्त मेरे तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो दूरी पर पकड़ें। ज्यादा दूरी पर पकड़िएगा, बल बाहु का मान ज्यादा होगा, लगने वाला बल कम होगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। हथौड़े को हैंडल के अंत में कि हैंडल के शुरू में, क्या होगा आंसर।
जब भी पकड़ेंगे दोस्त मेरे, जितना ज्यादा दूरी पर आप हैंडल को यहां पकड़िएगा, इधर पकड़िएगा ना, हैंडल को जितना अंत में पकड़िएगा उतना कम बल लगेगा, क्योंकि बल बाहु का मान ज्यादा होता है तो लगने वाला बल कम हो जाता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा हैंडल के अंत में। अगला अगला अगला, कोने के वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार के फाइल का उपयोग करते हैं, जल्दी बताओ। डायमंड पॉइंट रेती का प्रयोग करते हैं या वर्गाकार फाइल का भी प्रयोग करते हैं। हाफ राउंड फाइल भी पूछता है। हाफ राउंड फाइल की अगर हम बात करें, जिसका ये वाला जो सिरा है ये फ्लैट फाइल है, ये फ्लैट फाइल है, इसी का ये सिरा इसे हाफ राउंड रहेगा, तो गोलाकार छेद को बड़ा करने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। गोलाकार छेद को बड़ा करने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, स्क्रू ड्राइवर की अगर हम बात करें, बता स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड जिस द्रव्य का बना होता है उसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। हार्डेंड एवं टेम्पर्ड कार्बन स्टील का बना होता है। हार्ड और जो स्क्रू ब्लेड होता है, ये स्क्रू ड्राइवर होता है, उसका जो ब्लेड होता है, स्क्रू ड्राइवर का जो ब्लेड आप कह सकते हैं ये वाला अंत वाला सिरा, ये अगर स्क्रू ड्राइवर तो इसका ये जो अंत वाला सिरा को ब्लेड हम लोग कहते हैं, ये हार्ड व टेम्पर्ड कार्बन स्टील का बना होता है। बता कहता है नीचे दिया गया ये क्या है, खोखला पंच है, ये मुलायम वर्कपीस पर हम लोग यूज करते हैं, देख लेना खोखला है, इसको हम लोग होलो पंच के नाम से जानते हैं, ये इस टाइप का पंच होता है, ये है होलो पंच, बीच में देखो खोखला होता है, इसका उपयोग मुलायम वर्कपीस को काटने के लिए हम लोग करते हैं, होलो पंच का उपयोग। आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉल। SWG पूछता है दोस्त मेरे, इसको एकदम देख लो। SWG चूंकि तार की मोटाई को नापते हैं इसलिए SWG का प्रयोग करेगा, किस चीज के लिए करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं इसको। आंसर बता दो, स्टैंडर्ड वायर गेज, इससे हम लोग क्या करते हैं, तार की मोटाई नापते हैं, इससे हम लोग दोस्त मेरे तार की मोटाई नापते हैं, इससे हम लोग तार की मोटाई नापते हैं, इससे हम लोग क्या नापते हैं, तार की मोटाई नापते हैं, इससे हम लोग तार की मोटाई नापते हैं। इस पर नंबर जितना ज्यादा होगा मोटाई उतनी कम होगी, मोटाई उतनी कम होगी, नंबर जितना कम होगा मोटाई उतना ज्यादा होगा। 0 से लेकर 36 तक नंबर इस पर उपलब्ध होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। वायर गेज प्लेट का आकार होता है कैसा, गोलाकार। अभी तो तुरंत बताए थे, वायर गेज प्लेट जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज कैसा होता है, गोलाकार होता है। मेलेट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, मेलेट ये होता है, मेलेट का उपयोग हम लोग मुलायम वर्कपीस के लिए करते हैं या तैयार वर्कपीस या पतले वर्कपीस के लिए करते हैं, क्योंकि ये लकड़ी और रबर का हथौड़ा होता है। आंसर बताओ। लकड़ी के कार्य के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या पतला चदरा में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला 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 बताओ, गोलाकार छिद्र के परिष्करण हेतु हम लोग किसका उपयोग करते हैं। अभी तुरंत बोले थे हाफ राउंड चिजल का प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड चिजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है कठोर तार। कठोर तार को काटने के लिए बताओ, ये क्वेश्चन पूछता है किस प्लायर का उपयोग करते हैं। कठोर तार को काटने के लिए हम लोग विकर्णी डायगोनल कटर का उपयोग करते हैं, डायगोनल प्लायर का उपयोग करते हैं, लॉकिंग प्लायर का नहीं, डायगोनल प्लायर का उपयोग करते हैं। किसी वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण हेतु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताओ किसका। हाफ राउंड चिजल का उपयोग करते हैं। लकड़ी के लिए किसका उपयोग करते हैं, रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। लकड़ी देखो ये रास्पे कट फाइल है, ये ऐसे ही होता है, ये उभरा उभरा होता है, रास्प कट फाइल होता है। सिंगल कट अभी तुरंत बता दिए थे, पिछला बार तो यही पूछा था, ये सिंगल कट हो गया, इसी में ऐसे ऐसे कर दोगे डबल कट हो जाएगा, ये अगर ऐसे ऐसे कर दोगे तो कर्व कट हो जाएगा, कर्व कट हो जाएगा। रास्प फाइल का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। सिंगल कट हो गया, धार करने के लिए, डबल कट हो गया, रफली हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डबल कट का उपयोग रफली हटाने के लिए हम लोग करते हैं। अगला रैफ कट हो गया। इसके बाद कहता है प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने,
बताओ, कहता है प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर सबसे उपयुक्त है? बताओ आंसर क्या हो जाए। नोज प्लायर। जहां पर जगह कम हो वहां पर हम लोग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। नोज प्लायर का ये वाला जो सिरा होता है ना, थोड़ा सा लंबा होता है। अब एक बार हम बढ़िया समझाते हैं, बढ़िया समझना। हमने कहा हथौड़े की अगर हम बात करें, हथौड़ा ड्रॉप फोर्जिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। ये इसका फेस होता है, ये वाला हिस्सा पेन होता है। ये क्लॉ हैमर है, इसका उपयोग कांटी वगैरह निकालने के लिए करते हैं। ये आपका मेलेट है जो हार्ड लकड़ी का बना होता है, जिससे हम लोग हथौड़ाबाजी करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज से हम लोग क्या नापते हैं दोस्त मेरे? तार की मोटाई नापते हैं और चादरे की मोटाई नापते हैं। उस पर नंबर जितना ज्यादा होता है उसका आकार उतना कम होता है, नंबर जितना कम होता है आकार उतना ज्यादा होता है। मेलेट जो होता है हार्ड लकड़ी का बना होता है, लेकिन ये पतले वर्कपीस के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर प्लायर की बात करें, प्लायर अलग अलग प्रकार का होता है। प्लायर अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग प्लायर का यूज भी अलग अलग। देखो ये जैसे ये आपका विकर्णी डायगोनल प्लायर के रूप में ये यूज करते हैं हम लोग। ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये अलग अलग प्लायर का यूज अलग अलग है। जिस प्लायर को आप जहां लगाओगे वो अलग अलग यूज करेगा। तंग स्थानों पर हम लोग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। विकर्णी प्लायर का उपयोग करके तार को काटने छीलने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगर हम आते हैं दोस्त मेरे पंच, खोखला पंच का उपयोग लेदर वगैरह में छेद करने के लिए हम लोग करते हैं। स्क्राइबर का उपयोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। ये जो स्क्राइबर आप यूज करते हो इसका उपयोग हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। ये स्ट्रेट भी होता है, बेंट भी होता है। ये बेंट है, ये 90 डिग्री पर बेंट करके बनाया जाता है। स्ट्रेट स्क्राइबर ऐसा होता है, बेंट स्क्राइबर ऐसा होता है। बेंट स्क्राइबर जो होता है 90 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। खोखला पंच की अगर बात करोगे, बीच में वो खोखला होता है। उसके बाद अगर फाइल की बात करोगे, फाइल इसकी बात करोगे, अगर सिंगल कट फाइल होता है, ये कटिंग टूल में धार करने के लिए। डबल कट फाइल होता है रफली काट कर हटाने के लिए। और रैस्प कट फाइल होता है लकड़ी के को छीलने के लिए हम लोग रैस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। हेक्सा ब्लेड की अगर हम बात करें, इसका हेक्सा ब्लेड के दांतों की, हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल के एक पिन होल के छेद से दूसरे पिन होल के छेद तक नापा जाता है। ये स्टील रूल है। स्टील रूल हमारा स्टील का बना होता है। डिवाइडर की बात करोगे, डिवाइडर माप को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डिवाइडर का उपयोग करते हैं। डिवाइडर माप को क्या करता है दोस्त मेरे? ट्रांसफर कर देता है। स्टील रूल किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। और ये हेक्सा ब्लेड है, जितना भी है ये सब हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कटिंग टूल जितना, चाहे ड्रिल बिट वगैरह है, वो ड्रिल बिट वगैरह जो होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। बाकी सब इधर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो यहाँ स्टैंडर्ड वायर गेज वायर की मोटाई को नापता है। नंबर जितना ज्यादा होगा वायर की मोटाई उतनी कम होगी। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। सीरीज पैरेलल में आपको समझा दिया। सीरीज में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, और पैरेलल में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। उसके बाद हमने आपको कहा कि अगर इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, अगर यहाँ वोल्टेज आती है, वोल्टेज स्रोत है, और ये ए यहाँ एक कांस्टेंट फिक्स है, और यहाँ अगर आई है तो ये स्रोत के बारे में बताएगा, ये कौन सा स्रोत है ये बताएगा, और ये क्या नियंत्रित है ये बताएगा। ये किससे नियंत्रित है तो ये बता दो ये क्या होता है। ये आपका वोल्टेज स्रोत है, वोल्टेज स्रोत है चूंकि भी है, और ये धारा है तो धारा नियंत्रित है। ऐसा है तो आपका AC सप्लाई है, और अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो DC सप्लाई है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान महत्तम से महत्तम होता है। समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान न्यूनतम से न्यूनतम होता है। घर की वायरिंग में जो हम लोग लगाते हैं वो समानांतर क्रम में होता है। घर की वायरिंग में जो हम लोग लगाते हैं समानांतर क्रम में होता है। वोल्टमीटर समानांतर क्रम में होता है। आमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आमीटर किस क्रम में लगाते हैं दोस्त मेरे? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। MCB श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। वोल्टमीटर में समानांतर में वोल्टेज समान, धारा का मान अलग अलग होता है। तो हम दोस्त कोशिश करेंगे तुमको पास करवा देने का, लेकिन रेगुलर रहोगे तो, नहीं रहोगे तो भेतरामपुर जाओगे, हमर की लोगे। हम तो दोस्त मेरे पढ़ाएंगे, और मेरा काम पढ़ाना है। और फालतू का थंबनेल पे जो अपना टाइम व्यतीत करते हो ना, करते रह जाओगे दोस्त मेरे। अगर नौकरी लेना है ना तो पढ़ना पड़ेगा, और तुमको कुछ भी पढ़ के नहीं आना है, हम अपने पढ़ाएंगे, ठीक ना। हम तुम्हारा रिवीजन भी करवा देंगे और क्वेश्चन भी करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं 8 बजे, सुबह में भी क्लास होती है। 8 बजे सुबह में भी क्लास होती है, और 8 बजे सुबह में कल जो है 8:15 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, चलना 8:15 में। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं हम लोग 6:15 में। थैंक यू वेरी मच।